वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे। हम जैसे अभी तो चर्चा कर रहे थे योगों के ऊपर, लेकिन योग के साथ साथ आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि सामने वाले की हेल्थ कैसी है। कितने भी योग किसी कुंडली में बने हों, यदि हेल्थ ठीक नहीं है तो वो योग किस लेवल पे एंजॉय होंगी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि योग काम नहीं करेंगे, योग काम तो करेंगे, लेकिन वो उस जातक या उस जातिका को कितना एक तरीके से मटीरियलिस्टिक गेन्स दे पाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपके हेल्थ के ऊपर। ठीक है, ये एक चार्ट है। इस चार्ट के ऊपर अपन देखते हैं कैसी क्या सिचुएशन है। ये कुंडली जब आई तो यहाँ पे परिस्थितियां बता दी गई थी, इसलिए मुझे कोई ज्यादा परेशानियां नहीं हुई। मुझे सिर्फ ये कहा गया कि इसमें हेल्थ ट्रबल है, आप ये बताओ कि हेल्थ ट्रबल क्यों है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने कुंडली दी और उसने बताया ना हो कि कोई हेल्थ इशू है। हमें ये पता था, हम सिर्फ ये खोज रहे थे हेल्थ इशू क्यों है, क्या चीजें निकल के आई। अब मैं उसको शेयर करता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि ये कुंडली जो है ये 8 नंबर से शुरू होती है। ठीक है, 8 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली का मतलब है कि कहीं ना कहीं लगन के अंदर वृश्चिक राशि का प्रभाव है। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। जो लगन है वो 12 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है, जो नक्षत्र आएगा वो शनि के पास है। ठीक है, तो शनि जो है अपने साथ पराक्रम और सुख भाव, इनके स्वामित्व होकर वो कहीं ना कहीं अपने आप को किससे कनेक्ट किए हुए हैं, लगन से, अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट किए हुए। शनि क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कर रहा है, ऐसे परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सोचने का जो ढंग होगा वो थोड़ा सा धीमी गति से चलेगा। शनि के नेचर से चलेगा, धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी। ठीक है, हुआ ये कि शनि है वक्री, तो उससे भी क्या फायदा और क्या नुकसान। देखिए, वक्री है तो इसकी दृष्टि जो होगी, अब वो तीसरी दृष्टि जब हम देखेंगे वो आगे की ओर ना जाके वो कहां जाएगी, पीछे की तरफ। अगर ये वक्र दृष्टि से देखे तो ये लगन को प्रभावित कर रहा है। शनि कारक है बीमारी का और वो लगन के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर माना जाएगा। लेकिन क्योंकि वो सोचने का, बुद्धि सबकॉन्शियस है वहां पे, वो ही उसको देख रहा है, तो ये एक अच्छा शार्प माइंड भी देगा, लेकिन शनि की तरह धीरे धीरे करके बढ़ते हुए। तो ये एक चीज थी। दूसरी चीज ये कि इस फर्स्ट हाउस के ऊपर कोई इंपैक्ट, प्लैनेटरी इंपैक्ट देखें तो डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं था। कौन से दो ग्रह प्रभावित करेंगे, शुक्र और गुरु, क्योंकि ये केंद्र में है और जब भी कोई ग्रह दशम में बैठेगा तो वो प्रभावित करेगा आपके लगन को। इतनी चीज बस क्लियर थी। इसके बाद इसके मालिक को देखें, इसका मालिक है मंगल, सूर्य के साथ और बुध के साथ बैठा है। यहां पे सूर्य और बुध 1 डिग्री के ही फासले पर है। ठीक है, और मंगल सूर्य और बुध की युति है। अगर योग को स्टडी करने जाएंगे, योग को स्टडी करेंगे तो क्या बनेगा, मर्क्यूरी और सन को देखेंगे तो मर्क्यूरी है आपके लिए 8 और 11 इसका स्वामी। ठीक है, सूर्य जो है इस कुंडली में वो है 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का स्वामी। सन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 10th हाउस, और मंगल जो है वो 1st हाउस और 6th हाउस का स्वामी है, 1 और 6। ठीक है, अब देखिए राजयोग में बेसिकली क्या कंडीशन लगाई जाती है कि केंद्र और त्रिकोण का कोई संबंध बनता हो तो ज्यादा प्रबल राजयोग बनता है। ठीक है, इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर 8 10 है, ये कोई त्रिकोण का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। 10 है केंद्र, 1 है केंद्र, त्रिकोण इसमें से किसी के पास नहीं है, इसीलिए इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कोई कंप्लीट राजयोग नहीं बना रहा। दूसरी चीज, 11 के साथ 10 आया है, इसका मतलब है गेन ऑफ स्टेटस होने की संभावना तो है। 1 के साथ 11 आया है, यानी खुद को लाभ होने की संभावना तो है। 1 के साथ 10 आया है, अपना एक स्टेटस बनाने की संभावना तो है। और साथ साथ
6 और 8 भी आए हैं, 6 और 11 भी आए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बीमारी या सर्विस का सुख भी होगा। 8 और 6 का कॉम्बिनेशन एक तरीके से विपरीत है, उस कारण से भी लाभ होगा। लेकिन ये सारे कॉम्बिनेशंस हम योग में तो रीड कर रहे हैं, पर जातक के पास वो पहुंचेगा कैसे, क्योंकि हेल्थ का इशू है। ठीक है, इसीलिए कॉम्बिनेशंस तो अपनी जगह ठीक है कि वो काम करेंगे, लेकिन जातक उसको कैसे यूटिलाइज करेगा, अब ये सवाल है। इसके जवाब के लिए अब हमें जरूरत पड़ेगी नवमांश की। यहां पे हमने परिस्थिति को देखना चाहा तो मंगल जो है 1 और 6 यानी फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है और वो लाभ भाव में बैठा है, तो कुंडली ऊपर से देखने में कुछ परेशानियां ऐसे नहीं बताती। लेकिन अब चलते हैं नवमांश में, इसीलिए नवमांश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नवमांश को देखिए, ये 7 नंबर से बन रहा है, 7 नंबर से बन रहा है, इसका मतलब ये 8 नंबर था, यहाँ पे 12 डिग्री लिखी हुई थी, 12 डिग्री है, इसको डिवाइड करेंगे हम 3.3 से, तो अगर 3.3 से डिवाइड करेंगे, इसलिए ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वो कहाँ जाएगा, चौथे नवमांश में। मैंने 12 लिखा है तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा है, आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4, और वैसे भी 3.3 से करोगे और 12 से थोड़ा ज्यादा है, इसका मतलब फोर्थ नवमांशा में जाएगा। तो यहां पर जो हेल्थ फर्स्ट हाउस है वो अपने से चौथे नवमांश में, चौथा नवमांश का मतलब कौन सा हुआ, वो होगा मोक्ष नवमांश। मोक्ष नवमांश मतलब कर्म कराने वाला नवमांश। ठीक है, अब कर्म कराने वाला नवमांश तक तो ठीक था, लेकिन राशि कौन सी पड़ रही है, देखिए 8 नंबर है तो गिनती यहां से शुरू होगी, चौथा नवमांश मतलब 1 2 3 4। अब मैं इसको धीरे धीरे करके इसके ऊपर शिफ्ट करूंगा, ठीक है, ताकि अपने को चीजें समझ में आती चले कि हो क्या रहा है। मैं हर बार नवमांश और लगन कुंडली एक साथ बनाता था, अब मैं इसको इसके ऊपर शिफ्ट करूंगा, किस्मत कैसे चीजों को बदलती है उसको दिखाने के लिए। यहां से हमने लिया नवमांश में, हमने देख लिया, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 का फैक्टर आएगा, यहां से गिनती शुरू होती है क्योंकि ये चर राशि है, 1 2 3 4, तो यहां आ गया आपका एसेंडेंट नवमांश का। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल एसेंडेंट था, नवमांश का एसेंडेंट यहां आ गया। और इस एसेंडेंट को देखने के बाद अब आप पहली चीज समझ सकते हो कि जो हेल्थ है वो हेल्थ का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन, ये पहले एसेंडेंट यहां था इस जन्म का, जो किस्मत वाली कुंडली में अपने से 12वें चला गया, इसका मतलब परेशानी की तरफ आएगा। बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिसमें मैंने ऐसा देखते ही बोला है कि भाई आफ्टर मैरिज जो है ना, हो सकता है मानसिक परेशानियां आए, तनाव आए, क्योंकि देखिए ये मूवमेंट किस तरफ हो रही है, अपने से 12th की तरफ हो रही है। यहाँ पे तो अभी शादी नहीं हुई, ये तो बचपन से परेशानियां शुरू हो गई। अब इसका मतलब है कि सिर्फ एक वही फैक्टर नहीं है, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कि देखना पड़ेगा। अब उन फैक्टर्स को देखते हैं। अब यहीं पे हमें राहु दिखता है, तो पहले हम राहु से चलते हैं। ठीक है, राहु, यहाँ पे मैंने कोई भी डिग्री नहीं लिखी, अब हमें काउंट्स को देखना पड़ेगा कि कौन सा नवमांश है, कैसे होगा। 7 नंबर में लिखा है राहु, ठीक है, और राहु बैठा कहाँ है जन्म कुंडली में, वो बैठा है 9 नंबर में। अगर राहु 9 नंबर में बैठा है तो जब भी 1 5 9 हो तो काउंटिंग कहां से होती है, 1 से होती है, चर राशि से होती है, यानी कि काउंटिंग यहां से शुरू हुई होगी। यहां से ये कितना आगे गया है, 7 घर आगे गया है, क्योंकि 7 नंबर लिखा है। इसका मतलब है कि राहु जो है वो नवमांश के हिसाब से देखें तो 7वें नवमांश में गया है, राहु 7th नवमांश में गया है। यहाँ पे ये राशि इस कारण से आई, यहाँ बैठा है, यहां से गिनती शुरू होगी, तो ये कंडीशन बनेगी। अब 7वें नवमांश में राहु गया है, इसको रीड करें, कैसे करेंगे, देखिए नवमांश 7th कहां से बनना था, फर्स्ट हाउस से हमेशा बनता है, यहां से 7th का मतलब तो सीधे सीधे 7th है, 1 से बनता है नवमांश, क्योंकि 9 नंबर की राशि है, 1 5 और 9 नंबर की राशि में जब ग्रह बैठता है तो नवमांश बनना शुरू होता है 1 नंबर से। लेकिन इस समय ये कुंडली कहां से चल रही है, 8 नंबर से, तो इसके साइड से जो 7th नवमांश है, 7th नवमांश मैंने क्या बताया था, 3 7 11, इसका मतलब होता है भोग, एंजॉयमेंट। ठीक है, एंजॉयमेंट की तरफ जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर कुंडली में ये 12th हाउस में चला गया, तो अब एंजॉयमेंट किस चीज की होगी, ये राहु एंजॉयमेंट कराएगा तो किस चीज की कराएगा, अब ये या तो विदेश की एंजॉयमेंट करा दे, या तो ये धन के नाश की काम कर देगा, या फिर हेल्थ को ट्रबल करेगा। तो ये राहु का यहां बैठना ये सेकंड फैक्टर बनेगा। क्यों, क्योंकि बीमारी एकदम से नहीं आई, धीरे धीरे करते हुए वो डेवलप हुई थी। तीसरी चीज, अभी इस नवमांश को पूरा करते हैं यहां से शिफ्ट कर करके।
सीधे सीधे मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं, उससे भी हो जाएगा। समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि हमें काउंटिंग कहां से देखनी है। जैसे हम अगर चाहते हैं मंगल को समझना, मंगल को हम समझें तो ये वर्गोत्तम दिखेगा। काउंटिंग कैसे होगी, 6 नंबर में बैठा है, जब भी ग्रह 2, 6 या 10 में बैठे हो तो काउंटिंग 10 नंबर से होगी। अब 10 नंबर से काउंट करना है और ये आया है यहाँ पर, 10 नंबर से काउंट करेंगे मतलब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मंगल किस नवमांश में बैठा है, 9वें नवमांश में बैठा है। तो ठीक है, मंगल को आप यहीं के यहीं वापस ला सकते हो। 9th नवमांश, 9th नवमांश को मैंने कैसे बताया था, पहला, पांचवा और 9वां, ये क्या है, धर्म त्रिकोण है। ठीक है, तो मंगल इस हिसाब से धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है। अब धर्म त्रिकोण में तो बैठा है, ठीक है, लेकिन गिनती कहां से होनी चाहिए, गिनती होगी जिस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं। ये 8 नंबर है, यहां से आपको ये फैक्टर लगाना है। राशि कौन सी आई है, 6 नंबर की। ठीक है, डिवीजन इज 9th, यानी हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन, फादर, गवर्नमेंट या रिलीजियस एक्टिविटीज, ये बताया था मैंने। यहां पे जब हम कंसिडर करेंगे कि नवमांश कैसे गया, जहां से बैठा है वहां से अब 9वां घर गिनना शुरू करते, क्योंकि 9th डिवीजन है। काउंटिंग कहां से होती है, काउंटिंग होती है यहां से। अब यहां से 9वां डिवीजन अगर गिनना शुरू करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां पे बैठा है, यहां से मैंने गिनना शुरू किया तो ये आया इसका 9th डिवीजन, 7th हाउस के तौर पे। जहां पे बैठा है वहां पे, क्योंकि उन लोगों ने ये कहा है कि नवमांश को हमेशा एक पर्टिकुलर राशि से गिनना है, लेकिन जहां ग्रह बैठा है वहां से एक बार उस चीज को लगा के देखिए। 7वां कनेक्शन है इनडायरेक्ट वे में, जो कि नजर नहीं आएगा। डायरेक्ट कनेक्शन है 6th हाउस, यानी कि 6 नंबर की राशि के साथ, देखने के लिए वर्गोत्तम है, लेकिन 7th जो होता है वो भी किस तरह का होता है, मार्गशीर्षी होता है। कॉम्बिनेशन इवन दो 9th है, क्योंकि नवमांश जब हम पढ़ेंगे तो 1, 5 और 9 ये बार बार चलेंगे, लेकिन पहले वाले में बैठना, 5वें में बैठना और 9वें में बैठने में अंतर हुआ करेगा। इस बात को समझना है, इसलिए यहां पे इस काउंट को समझा रहा हूं। जहां से वो बैठा है वहां से भी उसको लगा के देखिए। यहां से हमने 9th लगाया तो वो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन किस तरफ गया, 7th हमने हमेशा पढ़ा है 2 और 7 जो है वो कहीं ना कहीं बीमार करते। तो हेल्थ का एक लॉर्ड इनडायरेक्ट फैक्टर में अपने आप को बीमार कर रहा है। दूसरी चीज, राहु के साथ भी आप इस चीज को लगा के देख सकते हो। 7th का फैक्टर हमने लिया है, अभी हमने यहां से गिना था, यहां से भी 7वां गिनना चाहिए। यहां से 7वां गिन के देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनडायरेक्टली वो 7th जो है वो इसके लिए कौन सा भाव है, 8वां क्या होता है, क्रोनिक डिसीज। तो ये राहु क्रोनिक डिसीज हिडनली कैरी कर रहा है। ये मंगल इस 7th हाउस का एनर्जी हिडनली कैरी कर रहा है। तो ये देख लीजिए कि लगन का जो है कनेक्शन किस्मत से वो 12th है। जो लगन का मालिक है वो इनडायरेक्टली बीमार कर रहा है, लगन के ऊपर इनडायरेक्ट बीमारी राहु कनेक्ट कर रहा है। और तो और जब हम इसको स्ट्रेंथ में देखेंगे तो मंगल की स्ट्रेंथ बहुत कम है। अब कहने के लिए तो वो ग्रह वर्गोत्तम है, लेकिन वो हेल्थ को बचा नहीं पा रहा। क्यों, क्योंकि मंगल का क्या काम है, एक है उसका हेल्थ को प्रोटेक्ट करे और दूसरा जो है वो रोग को भी दे। छठे का भी स्वामी है और साथ साथ फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है। लेकिन नवमांश अब इस बात को क्लियर करता था कि कहीं ना कहीं पर जो मंगल है वो नहीं बचा पा रहा, उसमें स्ट्रेंथ भी नहीं है कि वो उसको सेव आउट करे। इस कारण से इन जातक की जो है बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई और बेड रिडन होना पड़ा। अराउंड एज 30s के आसपास हैं, लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हिडनली काम कर रहे हैं, नवमांश हिडनली काम कर रहा है, किस्मत हिडनली काम कर रही है, किस्मत प्लस आपका कर्मा ये मिलके फाइनल आपको आउटकम लगन कुंडली की तरफ लेके जाती। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही थी। अब ये चीज आप समझ गए, मैं बाकी के ग्रहों को सीधे के सीधे यहाँ पे अब प्लेस कर देता हूं नवमांश से। अब देखिए शुक्र जो है वो 2 नंबर में बैठा हुआ है, ठीक। सूर्य और बुध जो है 3 नंबर में बैठे हुए हैं। ये सूर्य है, यहीं पे बुध बैठा है किस्मत के अंदर। इसके बाद हम देखें, मंगल हमने बिठा दिया, राहु बिठा दिया, शनि हम बिठा दें, शनि यहाँ पे बैठा हुआ है किस्मत के अंदर। चंद्रमा 12 नंबर है,
चंद्रमा को यहां से उठाए, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है किस्मत के अंदर, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस पूरे हुए, यहां पे केतु बैठा हुआ है। जब हमने नवमांश को यहां पे ऑलमोस्ट कवर अप कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, नौवा कोई बच गया, गुरु बच गया। गुरु जो है वो 4 नंबर, यहां पे गुरु बैठे हुए, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं इस चीज को यहां से मिटाता हूं और मुझे इस प्लेस की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों को कनेक्ट करने के लिए, तो उसको देखते चलते। यहां पे अब हम आते हैं और कॉम्बिनेशंस को समझते हुए देखेंगे कि चीजें क्या हुई। हेल्थ कहां तक आई वो तो मैंने आपको ऊपर से ही दिखा दिया, नवमांश किस तरह से परिस्थितियों को दिखाता है। चलिए अब अगली चीजों को लेके चलते। इस चीज को देखने के बाद अब ये बात उठती है कि जातक ने तो जन्म लिया, उसने तो अभी कोई बड़ा कर्मा किया नहीं, तो उस कंडीशन में वो जो चीजें उसके साथ हो रही हैं वो कैसे डिफाइन होगी। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक होती है आपकी विष्णोत्तरी दशा, विष्णोत्तरी दशा जो मैं यहां पे सामने समझाऊंगा। इसके साथ एक बिहाइंड द सीन काम करती है, वो होती है मूला दशा। ये मैं यहां पे नहीं क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है, उसको सॉफ्टवेयर के जरिए ही समझा पाऊंगा किसी दिन। ये वो दशा है जो पास्ट बर्थ कर्मा के तहत चलती चली आ रही होती है, और ये वो दशा है जो कि इस जन्म के अंदर ऊपरी तौर पे देखने को मिलती है। कई बार होता है कि हम चाह कुछ रहे हैं, करना कुछ रहे चाह रहे हैं और हो कुछ और रहा है, तो वहां पे जो है वहां दशा जो है वो चेंज हो जाया करती है। विष्णोत्तरी दशा जो है वो इनकी शुरू हुई थी तकरीबन बुध से, क्योंकि ये चंद्रमा जो है अश्लेषा नक्षत्र में आया, तो इनकी दशा शुरू हुई थी, वो हुई थी मरक्यूरी से, ठीक है। मरक्यूरी की दशा को अब हम देखें तो वो क्या दिखा रही थी, यहां पे कनेक्ट होते हुए मरक्यूरी 8th हाउस का भी लॉर्ड था और 11th हाउस का भी लॉर्ड था। यानी कि या तो ये होता कि जातक के जन्म के साथ बहुत सारा लाभ हो जाता, उनके पेरेंट्स को लाभ होता, लेकिन मरक्यूरी किस्मत में कनेक्ट था 8th हाउस में, अनसर्टेनिटी में, क्रोनिक डिसीजेस वाले पॉइंट पर। इस कारण से भी कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन है इस तरफ मूव ऑन कर गई। मूला दशा भी उस समय बुध की ही थी। मूला दशा के लिए हमें D60 और D9 को मिक्स करना होता है। मैं यहाँ पे D60 नहीं बना रहा, लेकिन D9 में देख लीजिए, D9 में ये 8th हाउस से लेके चल रहा है, यानी कि पास्ट बर्थ कर्मा के हिसाब से ही ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो बीमारी है वो पूरी मर्क्यूरी डोमेन से ही ज्यादा कनेक्ट हुई है, नर्वस सिस्टम से ही कनेक्ट हुई है। यहाँ पे ये दशा जब लगी तो हमें देखने में क्या दिख रहा है कि लाभ की दशा है। किस्मत क्या दिखा रही है, वो यहीं बैठा है, यहाँ के बल को ज्यादा बढ़ा रहा है, ये कंडीशन आई। इसके बाद सेकंड दशा जब पड़ी तो वो मरकरी के बाद आती है आपकी केतु की दशा। अब केतु की दशा में भी हम देखें तो यहाँ पे फिर लगन कुंडली में वो 8th में बैठा हुआ है, ठीक है। किस्मत की कुंडली में भी वो 6th हाउस में बैठा है, अगेन बीमारी, तो ये वाली दशा ने भी बीमारी की तरफ ही आगे कदम बढ़ाया। इसके बाद आएगी शुक्र की दशा। शुक्र की दशा को जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, शुक्र पहले तो दिख रहे हैं 10th हाउस में, ठीक है, मालिक कहाँ का है, 12th का, साथ ही साथ शुक्र 7th हाउस का मालिक है, बैठा हुआ नजर आता है 7th हाउस के अंदर किस्मत में। 7th हाउस इनडायरेक्टली भी चले तो थोड़ा सा बीमार रख सकता है, क्योंकि वो भी मार्केश वाले भाव में ही कंसिडर होता है। तो इतनी दशाओं ने वैसे परेशान किया, ठीक है। यहां पर आगे जाके मूला दशा में एक पोजीशन मुझे ऐसी नजर आती है जो बनेगी 2028 तक आती आती। इनको हम पिछले साल, ये चार्ट हमारे पास आया, हमने एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पे वो ट्रीटमेंट हो सकती है वहां पे बातचीत तो कराई। अब देखिए डॉक्टर्स की भी अपनी एक लिमिटेशंस होती है, तो वो अपनी लिमिटेशन से काम कर रहे हैं। पास्ट बर्थ की दशा के हिसाब से इनके ऊपर अभी राहु की दशा चल रही है, और धीरे धीरे ये संभावना बन रही है कि ये कुछ लेवल तक ये अपने आप को कवर अप करेंगे। जब वहां तक कवर अप कर लेंगे तब पास्ट बर्थ कर्म के हिसाब से 2028 के बाद कहीं ना कहीं एक सेल्फ पोटेंशियल डेवलप हो सकता है जो कि थोड़ा सा रिकवर करे। अभी ये आप समझो कि अगर किसी की बॉडी ऑलमोस्ट
30 साल तक बेड रिडन है, पूरी नर्व्स पूरे सिस्टम्स ऑलमोस्ट जम से गए हैं, उसको खोल पाना इतना आसान नहीं। लेकिन ये वाली चीज थोड़ा सा उनको एक हल्का सा सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती है। ये सिचुएशन जब 2028 में मूल दशा में गुरु एंटर हो जाए, तब यहाँ की दशाएं भी इसी तरीके से इन चीजों को कनेक्ट किए हुए। आज की तारीख में अगर हम इनकी दशा देखें कि इनके ऊपर नक्षत्र की कौन सी दशा चल रही है, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये ऑलमोस्ट अभी अपने सूर्य की दशा को लेकर चल रहे हैं, सूर्य की दशा को लेकर चल रहे हैं, जो कि किस्मत में अभी भी कनेक्ट है 8th हाउस से। तो शुक्र के बाद ये सूर्य की दशा भी अभी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही। इसके बाद आएगी चंद्रमा की दशा। चंद्रमा की जो दशा है उसके अंदर हमें एक उम्मीद नजर आती है थोड़ा सा सुधार हो सकने की, कि वो दशा इनके ऊपर 2036 तक चलेगी, 2026 से लेकर, और इस पीरियड में मैं 2028 को कनेक्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ भी किस्मत में दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ी सी एक होप्स को बनाते हुए आगे चल पा रहे हैं। इस तरीके से एक कुंडली को पूरी एनालिसिस के लिए लिया जाता है। नवमांश देखने के लिए ये चीजों को भी देखना पड़ता है कि ना सिर्फ कि लगन कुंडली उसके नवमांश कहाँ पे जा रहे हैं, साथ ही साथ जो उसका मालिक है, क्योंकि उसका काम है हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, वो कहाँ पे जा रहा है और क्या सिचुएशन बना रहा है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो वर्गोत्तम है, बहुत अच्छा है, तो आप पीछे के सीन को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। यही कारण था मैं शुरुआत से हमेशा लगन कुंडली के ऊपर ही नवमांश की कुंडली लगा दिया करता हूं। ठीक है, ये वाली जो लॉजिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने कहा था पराशरी सिस्टम्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है, वो समझ से परे है। जो चीजें लिखी हैं वो तो सब पढ़ते हैं, जो नहीं लिखा वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप उसे देख पा रहे हो तब वो पराशरी सिस्टम आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ट्रांसलेशंस हैं, जो समझ में आया वो लिखा गया। इस तरीके से चार्ट्स के अंदर योग का बनना अच्छी बात है, लेकिन लगन कुंडली में जितने भी योग को आप पढ़ते हो उसको नवमांश में लेकर जाएं। अगर किस्मत में वो योग है तब वो फलित भी होगा, अगर वो नहीं है और आप लगन से देख रहे हो तो फिर उसको ये देखो कि क्या कर्मा D10 में योग बन रहा है, क्योंकि योग कब काम करेगा, या तो कर्म से या तो किस्मत से। कई बार आप अपने कर्म को कर रहे हो, उससे वो कोई चीज मिल सकती है, कभी कभी आप कर्म तो कर रहे हो साथ साथ और भी ब्लेसिंग किस्मत ने दी तो आती है। लगन कुंडली में योग दिख रहे हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि वो पूरी तरीके से फलित होंगे, क्योंकि कुछ योग दशा पे आधारित है। अगर वो दशा ही नहीं आएगी तो ऐसी परिस्थिति में वो योग फलित भी नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने आपको जो कनेक्शंस बताए उनमें योग्स तो बन रहे थे, मैंने इन तीनों को लेके कनेक्ट किया, इन तीनों में योग तो बन रहे थे। यहाँ से दशा शुरू हुई 8 और 11 बीमारी के योग ने काम किया। ठीक है, लाभ की कोई दशा थी, थोड़े से उसने वो किया। 10th हाउस सूर्य स्टेटस का पॉइंट कनेक्ट है, लेकिन किस्मत के अंदर वो अष्टम के साथ जुड़ रहा है और पूरी तरीके से केतु से प्रभावित होकर चल रहा है। वो उतना ग्रोथ अभी नहीं दे पा रहा है कि स्टेटस को। इस कारण से ये सारी चीजें जो है आपस में इंटरलिंक्ड है, आपको इंटरलिंक्ड करके पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आप समझ पाओगे कि चीजें एग्जैक्टली काम कैसे करेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।